फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि बल क्या होता है। बल एक कारक है जिसके माध्यम से ऑब्जेक्ट को विस्थापित किया जाता है या विस्थापित किया जा सकता है, यानी उसके स्थान को परिवर्तित किया जाता है या परिवर्तित किया जा सकता है। तो स्थान का परिवर्तन दो तरह से हो सकता है, या तो आप उसको अपनी ओर खींचिएगा या अपने से दूर ले जाइएगा, या तो आप उसको पुल कीजिएगा या फिर पुश कीजिएगा। तो बल का सबसे बेहतर प्रयोग जो है, हम इसके माध्यम से ऑब्जेक्ट को विस्थापित करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, वस्तु के अंदर हम गति उत्पन्न करते हैं, वस्तु के दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। ये 3-4 पॉइंट को इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। अब हम आगे देखते हैं कि एनसीईआरटी हमें क्या समझाना चाहता है, किस तरह से वो हमने अपने सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्लेन करना चाहता है, उसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक जो है डायग्राम बनाया गया है, एक फिगर बनाया गया है, जिसमें जो है दो ग्रुप है। एक ग्रुप जो है ऑब्जेक्ट को जो है अपनी ओर शिफ्ट कर रहा है, इधर खींच रहा है, दूसरा इसको अपनी ओर खींच रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अपोजिट डायरेक्शंस में, यहाँ पे देख रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शंस में आपका विपरीत दिशा में आपका बल का प्रयोग हो रहा है। फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहा है इस डायग्राम में। तो यहाँ पे एनसीईआरटी आपको ये समझाना चाह रहा है कि अगर जो है किसी वस्तु पर एक ही दिशा में बल लगाया जाता है तो बल क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। सिंपल सा बात उन्होंने यहाँ पे समझाया है। यहाँ पे आपको सिंपल सा समझाया गया है कि अगर दोनों एक, जैसे इस डायग्राम में देखते हैं कि दोनों एक ही दिशा में बल लगा रहा है, तो इसका फोर्स और इसका फोर्स दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। वहीं जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहा होगा, तो इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है उसको देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। तो सिंपल सा फंडामेंटल चीज़ है। ये क्या करना चाहता है कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए, हम जानते हैं कि जो हमारा फोर्स है उसका मात्रक क्या है, न्यूटन है। तो अगर आप इधर आपका जो है 15 न्यूटन बल लग रहा है और इधर 10 न्यूटन बल लग रहा है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यानी दो अलग अलग दिशाओं में अगर जो बल लग रहा है, तो एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना बल लगेगा, इसके ऊपर कितना बल एक्चुअल में लग रहा होगा, 5 न्यूटन बल लग रहा होगा। यानी इधर बल ज़्यादा लग रहा है 5 न्यूटन, यानी ऑब्जेक्ट इधर क्या हो जाती है, शिफ्ट कर जाती है। जैसा कि हम लोग बचपन में गेम खेले हैं, वो रस्सी वाला जो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है, हम लोगों ने बहुत बार ऐसा गेम खेला है। तो जहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, यानी जहाँ पे फोर्स ज़्यादा है उधर वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है, शिफ्ट कर जाती है, और जहाँ पे फोर्स कम है उसके कंपेयर में जिधर फोर्स ज़्यादा है उधर ऑब्जेक्ट क्या करती है, शिफ्ट करती है, यानी डिस्प्लेस्ड होती है, विस्थापित होती है, अपने स्थान का उस दिशा में परिवर्तन करती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो उस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। क्रियाकलाप में जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे, तो आपने क्या देखा, ठीक है। अब हम आगे की ओर देखते हैं क्या करना चाहता है एनसीईआरटी। स्मरण कीजिए रस्साकसी के खेल में, जब दोनों टोलियां रस्सियों पर बराबर बल लगाकर खींचती है, तो रस्सी किसी भी दिशा में नहीं जाता। सिंपल सवाल है, बात है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पे भी उतना ही 5 न्यूटन बल लग रहा होगा और इस पर भी 5 न्यूटन बल लग रहा होगा। यहाँ पे फ्रेंड क्लियर कट ध्यान रखिएगा कि जो बल का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, हमारा न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो इसलिए हमने इक्वल समझाने के लिए आपको 5 न्यूटन इधर दिया, 5 न्यूटन इधर दिया, यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है, दोनों पे इक्वल फोर्स लग रहा है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी किसी भी दिशा में क्या होगा, अपने स्थान का परिवर्तन नहीं करेगी, किसी भी दिशा में अपने स्थान का परिवर्तन नहीं करेगी। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे बल से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए, यदि बल लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है।
अब देखिए इस लाइन को मैं क्या करना चाह रहा है, डेफिनेटली जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं, जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं उसी दिशा में वस्तु क्या होगा, विस्थापित होगा। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है, यानी ये बात ये करना चाहता है कि जिस दिशा में आपका जिस दिशा में बल लगा होगा उसी दिशा में वस्तु क्या होगी, शिफ्ट होगी, जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। ऑब्वियसली सिंपल सा बात कर रहा है कि अगर बल आप इस डायरेक्शंस में लगा रहे हैं तो जिस दिशा में बल लगाइए, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, आप इधर ही बल लगा रहे हैं तो अब ऑब्वियसली वस्तु किधर शिफ्ट करेगी, जिधर बल लग रहा है। अब बल को आप उस डायरेक्शंस में ले जाइए, उधर से उस पर आप लगाइए, उधर से लगाइएगा तो क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट किधर होगा, इधर। सिंपल सा बात है कि जिस दिशा में बल लगाई जाती है उसी दिशा में वस्तु क्या हो जाती है, विस्थापित होती है। सिंपल सा बात है। दूसरा स्टेटमेंट है परिमाण, यानी जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो कैसा होता है। तो डेफिनेटली अगर हम 10 यूनिट लगा रहे हैं, 15 यूनिट लगा रहे हैं तो जिधर से ज़्यादा बल लग रहा है वो बल उस दिशा में वस्तु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अब मान लीजिए इधर आप 15 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर 10 न्यूटन लगा रहे हैं, तो इधर से ज़्यादा बल लग रहा है तो वस्तु क्या होगी, इधर विस्थापित होगी। इसी लाइन को यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करना चाह रहा है। सिंपल सा बात है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाना है कि बल में जो है नेट बल क्या होता है। अगर एक ही दिशा में बल लगाया जा रहा है तो दोनों बल आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। कुल बल क्या होता है, अगर कोई वस्तु पर एक ही दिशा में दो अलग अलग व्यक्ति बल लगा रहा है तो दोनों बल आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो है, अगर वस्तु पर जो है अपोजिट डायरेक्शन से बल लग रहा है तो इधर से 15 न्यूटन बल लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन बल लग रहा है, तो एग्जैक्टली अगर बात करें तो कुल बल का अगर बात करें तो इस पर कितना बल लगा, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 5 न्यूटन। एग्जैक्टली उसके ऊपर क्या होगा, 5 न्यूटन बल लगेगा। जिधर से बल लगता है उसी दिशा में वस्तु क्या होता है, अपने स्थान को क्या करती है, परिवर्तित करती है। सिंपल सा बात है। एनसीईआरटी इस पूरे पैराग्राफ में आपको इतना ही समझाना चाहता है कि लगाए गए बल की दिशा में वस्तु विस्थापित होती है, लगाए गए बल की दिशा में जो है वस्तु जो है गति उत्पन्न करती है। दूसरी बात, जितना आप परिमाण लगाएंगे, जितना उसमें फोर्स लगाएंगे, उतना ज़्यादा वो वस्तु क्या होगा, उसी दिशा में क्या होगा, विस्थापित होगा। 15 न्यूटन इधर है, उधर 10 न्यूटन है, तो इधर से ज़्यादा है तो आप इधर से शिफ्ट करेंगे। अगर इसको बदल दीजिए, उधर 15 कर दीजिए, इधर 10 कीजिए, उधर ज़्यादा है तो नेट फोर्स कितना हो गया, 5। उधर से आप वस्तु को क्या कीजिएगा, इधर शिफ्ट कीजिएगा। तो एकदम बेसिक्स है। साइंस एकदम सिंपल सा सब्जेक्ट है, साइंस एकदम कॉन्सेप्चुअल सा सब्जेक्ट है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ जाएंगे। यहाँ पे एक यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है कि क्या इसका अर्थ है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर है तो उस वस्तु पर लगने वाला नेट बल 0 होगा। ऑब्वियसली आंसर क्या होगा आपका, यस। अगर आप यहाँ, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, इधर से भी 10 न्यूटन बल लगा रहे हैं और इधर से भी 10 न्यूटन बल लगा रहे हैं, तो एग्जैक्टली इस पे आपका आउटपुट क्या निकला, इस पे नेट फोर्स कितना निकला, नेट बल, कुल बल कितना निकला, नेट फोर्स कितना होगा, दैट विल बी द 0। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आइए अब इसमें देखते हैं क्या करना चाह रहा है इस पैराग्राफ में। सामान्य रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। सिंपल सा बात है, इसमें ज़्यादा आपसे कर नहीं रहा है कि कह रहा है कि अगर किसी वस्तु पर जो जितना भी प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव उसके नेट बल के बराबर के कारण ही होता है। तो आप देखते हैं, आप इधर से बल लगा रहे हैं, एक इधर से बल लग रहा है, तीसरा आपका ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। एग्जैक्टली जो इफेक्ट जो पड़ेगा वो किसके कारण वस्तु के ऊपर पड़ता है, नेट। जैसे हमने आपको बताया कि दोनों सेम डायरेक्शंस में होगा तो फोर्स आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। 5 न्यूटन हो गया और इधर 5 न्यूटन हुआ, तो यानी टोटल नेट फोर्स कितना लगा, 10 न्यूटन। अब इधर आपको लग रहा है
10 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर आपको 15 न्यूटन लगा रहे हैं, तो आपको नेट फोर्स कितना लगा? 5 न्यूटन लगा। यानी नेट बल के कारण ही वस्तु में क्या होता है, कुल बल के कारण ही वस्तु में क्या होता है, विस्थापन होता है। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको यही समझाना चाह रहा है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ दिया है, उसके पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना बात कर रहा है। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल वस्तु की गति की अवस्था में क्या कर सकता है? गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझिए क्या यहाँ पे कह रहा है। आइए अब ज्ञात करें किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है रबर की एक गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह पर जैसे मेज या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। क्या गेंद गति में आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या उसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है, या बढ़ती है या घटती है? अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इससे स्पर्श करे, हथेली को हटा लीजिए। क्या आप हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह बढ़ती है या घटती है? यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक ले तो क्या होगा? अब देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है कि बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। कॉन्सेप्ट आपसे एक सिंपल सा आपको बता रहा है कि बल जो है वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो है आपका या तो दो ही अवस्था में रहेगा, या फिर विराम अवस्था में रहेगा, या फिर गतिशील अवस्था में रहेगा। जो वस्तु की अवस्था जो होती है वह दो ही होती है। वस्तु की अवस्था दो ही होगा, या तो विराम में होगा या फिर क्या होगा, गति में होगा। अब विराम में कब होगा? जब उस पर बल क्या लग रहा होगा, जीरो लग रहा होगा, उसमें कोई भी बल नहीं है, जीरो है। तो सिंपल सा बात है कि आप एक गेंद ले लीजिए, गेंद को आप मारिए तो डेफिनेटली वो गेंद वहाँ तक जाना पसंद करेगा जहाँ तक उसके अंदर बल कार्य कर रहा होगा। डेफिनेटली हम जानते हैं कि बल के कारण ही वस्तु गतिशील होता है। यानी वह वस्तु या गेंद जो है उतनी दूरी तय करेगा वह वस्तु जितना उसके अंदर क्या होगा, बल कार्य करेगा, और बल के कारण उसमें गति होगी। और जैसे जैसे बल कम होता जाएगा वस्तु अपनी विरामावस्था में आना पसंद करेगी। सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे कहा कि आप एक गेंद लीजिए, आप हथेली वहाँ पे ले आइए, हल्का अगर मान लीजिए टच हो रहा है तो उसकी स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब पूरी तरह से अगर आप हथेली को उसके सामने ही रखिए तो बल उससे टकरा करके क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो फिर से इसको एक बार देख लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है पैराग्राफ। कि रबर की एक गेंद लीजिए, इसे किसी समतल सतह जैसे मेज या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। क्या गेंद में गति आ जाती है? ऑब्वियसली धक्का दीजिएगा यानी बल का प्रयोग कीजिएगा तो उसमें गति आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है कि विराम अवस्था में गेंद पर बल लगने पर वह क्या हो जाती है, गतिशील हो जाती है। क्या गेंद में गति आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। गेंद में गति आ गया, फिर गतिशील गेंद है, आप यहाँ पे है, आप इसको धक्का मारे, ये अभी गति में ही है, मोशंस में ही है, जहाँ पे है वहाँ पे फिर उसको आप धक्का मार रहे हैं। तो जैसे वो आप उसमें धक्का दीजिए, इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर फोर्स लगा है, यहाँ धीरे धीरे आते इसमें इसकी गति जो है पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी। जैसे ही बल का प्रयोग हो गया फिर इसकी गति क्या होगा, तेज हो जाएगा। यह बढ़ती है या घटती है? धक्का देंगे तो इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होगा। ऑब्वियसली ये क्या होगा, अब डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा बल लगा रहे हैं। एकदम वो जितना है सिर्फ टच कर रहे हैं तो अलग बात है, धक्का काफ़ी तेज़ से बल लगाइएगा तो वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे हथेली को, गतिशील गेंद
अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे, हथेली को हटा लीजिए। यानी आप जा रहा है, उसके सामने गेंद रखिए, जैसे स्पर्श किया आप हटा रहे हैं। स्पर्श किया तो यानी आपने उसमें क्या किया, घर्षण उत्पन्न कर दिया, उसको रोकने का प्रयास किया हल्का सा। लेकिन जैसे टच किया आपने, हटाया तो यानी इसका मतलब है कि उसके स्पीड को क्या किया आपने, कोशिश किया कि उसके स्पीड को क्या किया, कम कर दिया। और उसके बाद हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? ऑब्वियसली लगाती है। जैसे आपने स्पर्श, बात कर रहा है स्पर्श करने का, टच किया मतलब उसमें बल लगा, यानी उसको रेसिस्ट कर रहा है। टच किया, भले आप फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए आप उससे टच करवाइए, लेकिन टच तो कर रहा है। गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह बढ़ती है या घटती है? ऑब्वियसली जैसे ही यहाँ पे स्पर्श होगा, वह स्पीड उसको थोड़ा सा क्या कर देगा, कम कर देगा। या अब यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक ले तो क्या होगा? अब रोक लिए तो क्या होगा, उस रोक ही लिए तो वो शून्य अवस्था में आ जाएगा। उसका फोर्स आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी गेंद अपनी किस अवस्था में आ जाएगी, विराम अवस्था में आ जाएगी। सिंपल सा बात है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं कर रहा है। आप इस प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपके साथ बात कर रहा है। इस प्रकार अन्य स्थितियों पर भी विचार करें। कह रहा है कि आप इस प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने पर से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। ऑब्वियसली जब विराम अवस्था में होंगी, कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो उसकी चाल क्या होगी, विराम अवस्था में उसकी चाल क्या होगी, शून्य होगी, क्योंकि उस पर बल क्या है, जीरो लग रहा है। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की और गति प्रदान कर दी। अब यहाँ पे आपने इसको लगाया और इसमें क्या किया, गति उत्पन्न कर दी। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है ना। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो उसकी चाल शून्य हो जाती है। ऑब्वियसली बहुत आसान सा बात है कि अगर आप उस पर फोर्स दे रहे हैं, उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं, उसके ऊपर अटैक कर रहा है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि एक गोल, आप एक फुटबॉलर है, फुटबॉल को बॉल मारता है, पेनल्टी किक मारता है, एक गोलकीपर है, उसको रोकने का कोशिश करता है, तो जिस फोर्स से उसने गोल पे मारा है, गेंद पे मारा है, उसी फोर्स से अगर वो उसको रोकता है तो वो क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। उससे ज़्यादा फोर्स से उसको रोकता है तो वो क्या हो जाता है, रुक जाती है। यानी गेंद किस में अवस्था में आ जाती है, विराम अवस्था में आ जाती है। ये यानी उसकी चाल क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है, यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यह प्रेक्षण सुझाते हैं किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे हैं, ये मूवमेंट में है, इसमें फोर्स और मारे तो ये क्या हो गया, और आगे स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए, यदि बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। सिंपल सा बात है। एक है आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपने उसमें फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो क्या हो गया, जिस डायरेक्शन में मूविंग स्टेज में है आप उस पर लगाएंगे, बल लगाएंगे तो वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके बल को लगाएंगे तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मैंने बच्चों को एक दूसरे को रबड़ के टायर या घेरे को धकेलने की होड़ लगाते देखा है। अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप जो अभी तक देख रहे थे उसको इसमें इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है कि एक टायर से हम लोग सब बचपन में यही खेले हैं, टायर को मतलब शिफ्ट करने वाला गेम खेलें। तो जिस डायरेक्शन में वो टायर जा रही है
उसी डायरेक्शंस में आप उसको मारते जाते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती जाती है। वहीं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब उसको मारते हैं तो टायर क्या हो जाती है, गिर जाती है, यानी वो विराम अवस्था में आ जाती है, उसकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अल्टीमेटली वो किस अवस्था में पहुंच जाती है, विराम अवस्था में पहुंच जाती है। तो एक सपोर्टिव फोर्स का बात करता है कि अगर सिंपल सा बात अगर बात करें इस पूरे एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल लाइफ से, इसकी यूटिलिटी क्या है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि बल जो है गति प्रदान करता है, मोशंस प्रदान करता है, एक्टिविटीज़ को क्या करता है, तेज़ कर देता है। नेट फोर्स के कारण ही किसी चीज़ की वस्तु की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन आता है, कुल बल का के कारण ही है। कुल बल को दो तरह से बताया गया। अगर एक ही डायरेक्शन में दो बल काम कर रहा होता है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कुल बल हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है तो दोनों का बल का जो अंतर होगा वही हमारा क्या होता है, कुल बल होता है। यानी अवस्था में परिवर्तन जो है वह कुल बल यानी नेट फोर्स जो है वह लाता है। सिंपल सा ध्यान देखिएगा, किसी वस्तु की अवस्था में जो परिवर्तन होता है वह कुल बल के कारण ही संभव हो पाता है। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताया गया है कि अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, अगर जिस डायरेक्शन में वो जाने का कोशिश कर रहा है उसी में आप उसको और पुश करते हैं, उसको और सपोर्ट करते हैं तो वो और गतिशील हो जाता है। यानी अगर कोई विद्यार्थी है, काफ़ी डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहा है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, अच्छे स्ट्रेटजी से काम कर रहा है, वहाँ एक अच्छे टीचर आकर के एक अच्छा स्ट्रेटजी के माध्यम से, एक अच्छे गाइडलाइन के माध्यम से उसको टीच करते हैं तो वो बच्चे के पास होने की संभावनाएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर हम जब देखते हैं कि अगर वो काम तो कर रहा होता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं अपने भारत में ही बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, मैंने देखा है बहुत मेहनत करते हैं। जब भी मैं दिल्ली से गांव जाता हूँ, हाई स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ, मिडिल स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ, देखता हूँ बहुत अच्छे स्टूडेंट हमें वहाँ दिखते हैं। मुझे लगता है कि जैसे इस बार ही मैं गया था पढ़ाने के लिए तो मुझे लगा बहुत ऐसे स्टूडेंट मुझे मिले जिसमें लगा कि अगर इस पर सही से काम किया जाए ना तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। लेकिन बिना सपोर्ट का गाइडेंस अगर नहीं मिलता है या उसके अगेंस्ट एक्टिविटीज़ काम करता है, उसके अगेंस्ट फोर्स काम करता है, जैसे कि देखते हैं कि अगेंस्ट फोर्स क्या हुआ, उसकी गरीबी की अवस्था हो गई, उसकी इनकम की अवस्था हो गई, बहुत सारे कारक हैं जो अगेंस्ट फोर्स के रूप में काम करते हैं। वो बच्चा वहीं रुक जाता है, छोटे छोटे टारगेट पे ही अपने आप को क्या करता है, कंसंट्रेट कर देता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये फोर्स। इस पूरे क्रियाकलाप का जो मोटिव है उस मोटिव को पकड़िए। पूरे एक्टिविटीज़ में यही कहता है कि अगर कोई भी वस्तु गतिशील है यानी किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन है तो परिवर्तन जो है उस पर लगाए गए कुल बल के बराबर होता है। अगर बल ज़्यादा लगेगा, अगर बल ज़्यादा लगता है, जितना उसमें ग्रेविटेशंस काम करता है, जितना वो विराम अवस्था में है उससे अगर उसमें ज़्यादा बल लगता है तो उसकी अवस्था को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। नेट बल यानी कुल बल के कारण ही अवस्था में परिवर्तन आता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से एनसीईआरटी जो है बखूबी बहुत अच्छे तरह से बहुत सारे मैसेज को डिलीवर कर रहा है। तो यहाँ पे जो टायर का एग्जाम्पल है ना, और रस्सी खींच रही है लड़कियाँ, उसके माध्यम से जो है नेट बल को प्रयास किया गया है। बल जो है अवस्था परिवर्तन करता है तो उसके पीछे कारण क्या है, तो वो कुल बल है। कुल बल आप समझ चुके हैं, एक ही दिशा में लगेगा तो दोनों बल आपस में जुड़ेंगी, अपोजिट डायरेक्शंस में होगा तो दोनों में जो डिफरेंस होगा उसके कारण आपको क्रिएट होगा। पहले यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित हो जाती है, आइए ज्ञात करें। पहली यह जानने के लिए उत्सुक है। पहली, एक गेंद लीजिए तथा इसे क्रियाकलाप आप देखिए, है ना।